हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ केपी एस्ट्रोलॉजी सीरीज में। आप अभी तक मेरे सभी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको केपी एस्ट्रोलॉजी के सभी आधारभूत सिद्धांत या बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। और आज हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जब मैं आपको टाइमिंग ऑफ इवेंट के बारे में सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग तरीके के इवेंट हम किस तरीके से देखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। एस्ट्रोलॉजिकल फैटर्निटी और जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी को वॉच करते हैं उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट दो तीन बातें होती हैं वो परेशान होते हैं टाइमिंग ऑफ मैरिज से रिलेटेड। बच्चों की मैरिज कब होगी या खुद की कब मैरिज होगी, स्पाउस कैसा मिलेगा, ससुराल या आपके जो भी इन लॉज हैं वो किस तरीके के होंगे, वाइफ या हस्बैंड क्या अर्न कर रहे होंगे, ये सभी प्रश्न दिमाग में उठते हैं। फिर से प्रश्न दिमाग में उठते हैं कि नौकरी कब लगेगी, कैसी लगेगी, मुझे व्यापार करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, या पेरेंट्स की हेल्थ कैसी रहेगी, मेरी आगे आने वाली लाइफ किस तरीके से गुजरेगी। ऐसे सभी प्रश्नों का जवाब केपी एस्ट्रोलॉजी में मैं दूंगा धीरे धीरे। आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि पर्सन को नौकरी करेगा या कारोबार करेगा या उसको क्या करना चाहिए। इस पर और डिटेल वीडियोस अपकमिंग क्लासेस में मैं लेकर आऊंगा। अभी मैं धीरे धीरे अनफोल्ड कर रहा हूं एक एक इवेंट को। आज हम बात करेंगे टाइमिंग ऑफ मैरिज इन केपी एस्ट्रोलॉजी। तो टाइमिंग ऑफ मैरिज के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट तो ये होता है कि हम टाइम तब करेंगे, सबसे पहले हमें प्रॉमिस देखना है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीरीज आपने मेरी देखी होगी, वहां पर बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। तो अब केपी एस्ट्रोलॉजी से मैं प्योरली केपी के बेस पर बताऊंगा कि हम प्रॉमिस कैसे देखेंगे, तब प्रॉमिस होगा तभी टाइमिंग करने का फायदा है। यदि किसी की कुंडली में प्रॉमिस ही नहीं है मैरिज का तो टाइमिंग का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉमिस किस तरीके से हम देखते हैं। तो छोटे छोटे वीडियोस होने वाले हैं, आप आराम से देखिए और इनको बहुत इजी वे में आप सीख पाएंगे। तो कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइमिंग ऑफ मैरिज में कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट फाइंड द प्रॉमिस इन कुंडली, कि कुंडली में आपकी में मैरिज होने के योग भी हैं या नहीं है, ये हम देखेंगे। तो मैरिज के लिए जो रेलिवेंट हाउसेस होते हैं वो दूसरा भाव, सातवां भाव, 11वां भाव होता है। दूसरा भाव आपके परिवार का भाव होता है, वेल्थ का भाव होता है, धन भाव। सातवां भाव आपकी पत्नी का या पति का भाव होता है, इसको स्पाउस हाउस भी बोलते हैं। और 11वां भाव आपका लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो मैरिज में ये सारी चीजें आती हैं। दूसरा भाव परिवार का है, मैरिज से परिवार बढ़ता है। सातवां भाव आपके स्पाउस या जीवन साथी का होता है, पार्टनर का होता है। और 11वां भाव इच्छा पूर्ति और लाभ का होता है, तो मैरिज से लाभ भी होता है। ये रेलिवेंट हाउसेस हैं। किसी भी नेटिव की लव मैरिज होगी या नहीं होगी ये देख रहे हैं तो जो भाव इसमें एक ऐड हो जाता है, पांचवा भाव, फिफ्थ हाउस, लव या रोमांस का भाव होता है, इंक्लिनेशन का भाव होता है। तो आपको जब लव मैरिज देखनी है तो आप जो भाव देखोगे वो देखोगे दूसरा, पांचवा, सातवां और 11वां। फॉर लव मैरिज इन नेबरहुड और रिलेटिव्स, कई बार हम देखते हैं कि एक पर्सन का अपनी रिलेशन में किसी से लव मैरिज हो गया, इंक्लिनेशन हो गया, अफेयर हो गया, या पड़ोस में या आसपास रहने वाले लोगों से किसी से अफेयर हो गया। जैसे स्कूल मेट होते हैं, साथ साथ में कॉलेज मेट होते हैं, एक साथ आते जाते हैं, आस पड़ोस में रहते हैं। तो उन लोगों के बीच में जब अफेयर हो जाता है या किसी तरीके का इंक्लिनेशन हो जाता है और उनकी मैरिज होगी तो जो तीसरा भाव है वो आपको नेबर्स और रिलेटिव्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसकी अपने रिलेटिव से, लाइक आपको किसी भी रिलेटिव से भी हो सकता है, आपका दूर के किसी रिलेटिव से आपका अफेयर हो सकता है, तो उस केस में हम तीसरे भाव को और इंक्लूड कर लेते हैं। तो लव मैरिज विद द रिलेटिव, तब आपको जो भाव देखने हैं वो है दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां, 11वां। इसमें तीसरा नेबर्स और रिलेटिव है और पांचवा रोमांस का है, दूसरा, सातवां, 11वां मैरिज का है। तो इन सभी भावों का रेलिवेंस होता है इन लव मैरिज विद द रिलेटिव। अब आपको मैरिज आपकी होगी, ये लव मैरिज नहीं है, मगर कई बार हम देखते हैं कि आपके रिलेटिव्स में कोई रिश्तेदार आपके पास आता है और वो मैरिज के लिए ऑफर देता है, या फिर आपके आस पड़ोस में भी कोई आपको प्रॉपर आपको वो मिल रहा है, मैच मिल रहा है और आप बात करते हैं एक दूसरे से। तो मैरिज होगी या नहीं होगी उसमें दूसरा, तीसरा, सातवां और 11वां भाव है। दूसरा, सातवां, 11वां भाव मैरिज का प्राइम भाव है, मगर तीसरा भाव आपका नेबर्स या रिलेटिव्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको मैरिज की टाइमिंग या मैरिज से रिलेटेड इवेंट को
जब भी देखना है तो इन सभी भावों की हम बात करेंगे। अब देखिए जो नेगेटिव हाउसेस हैं मैरिज नहीं होने देंगे, तो केपी एस्ट्रोलॉजी का बहुत सीधा सीधा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल थ्योरी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है और एक बिल्कुल आसान सिद्धांत है कि जो भाव जो भी काम करता है उससे 12वां भाव उसी काम को नहीं होने देता। तो जैसे दूसरा भाव आपकी शादी कराएगा, तो दूसरे से 12वां मतलब पहला भाव मैरिज में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। 7वां भाव मैरिज कराएगा तो छठा या तो मैरिज होने ही नहीं देगा या हो गई तो डिवोर्स करा देगा। 11वां भाव आपका मैरिज कराएगा तो 10वां भाव उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जो नेगेटिव हाउसेज हैं, नकारात्मक भाव हैं मैरिज के लिए है, वो पहला, छठा और 10वां भाव। अब प्रॉमिस के लिए क्या देखेंगे, तो जो मेरे आज इस क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है प्रॉमिस ऑफ मैरिज। तो हम कोई भी इवेंट को जब टाइम करेंगे तो आपको सबसे पहले पूरा टाइम उसके प्रॉमिस पर देना है। यदि प्रॉमिस बिल्कुल भी नहीं है तो उसको आप डिनाई कर देंगे कि भाई मैरिज हो ही नहीं सकती, तो टाइम करने का सवाल ही नहीं उठता। एक और बात ध्यान रखनी है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कुंडली को ना देखे। जो आपके नेगेटिव पॉइंट कुंडली में नजर आते हैं, यदि एक भी उम्मीद की किरण नजर आ रही है तो आप उसको पॉजिटिव ही बताएंगे। जरा सी भी कोई पॉसिबिलिटी बनती है मैरिज की तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैरिज नहीं होगी। डिनाइल आप तभी करें जब आपको कोई भी होप नजर नहीं आती है। तो प्रॉमिस के लिए हमें क्या देखना है, ध्यान से देखेंगे। मैं आपको ये तरीके बता रहा हूं जो आपको शायद ही कहीं किसी ने बताए होंगे, या आप YouTube पर जितने भी चैनल्स में जाएंगे, मैं भी बहुत सारे चैनल्स देखा करता था, कहीं पे भी प्रॉपर वे में आपको समझाया नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में समझाऊंगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैरिज से रिलेटेड जो मेन हाउस है वो 7वां भाव होता है, 7th हाउस। तो 7th हाउस का आप कस्पल लॉर्ड देखेंगे। आप जब भी किसी भी मोबाइल ऐप या कंप्यूटर ऐप के अंदर जब खोलेंगे तो आपको सभी भाव होंगे 1 से 12 तक, उनके आपको साइन लॉर्ड दे रखे होंगे, नक्षत्र लॉर्ड दे रखे होंगे और सब लॉर्ड दे रखे होंगे, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली कैसे करना है। मगर इन स्टेप्स को आप नोट कर लें, बहुत 5 मिनट के अंदर, क्या बल्कि आप 2 मिनट में प्रॉमिस देख पाएंगे। केवल 2 मिनट में आप प्रॉमिस देख पाएंगे कि मैरिज होगी या नहीं होगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड देख लेंगे। हाउस सिग्निफिकेशन टेबल होती है जिसमें भावों के कारकत्व दे रखे होते हैं, तो 7वें भाव के जो भी डिटेल है उसमें आप उसका कस्पल सब लॉर्ड नोट करोगे। तो ये प्लेनेट नोट कर लेना है, कस्पल सब लॉर्ड। अब आपको क्या करना है, कस्पल सब लॉर्ड आपने पता कर लिया। जो कस्पल सब लॉर्ड है 7th हाउस का, उसका नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड प्लेनेट टेबल में से पता करना है। जैसे मान लिया कस्पल सब लॉर्ड मार्स हो गया, तो अब मार्स का आपको नक्षत्र लॉर्ड, जिसे हम स्टार लॉर्ड भी बोलते हैं, और सब लॉर्ड, ये दोनों आपको नोट कर लेने हैं। तो 3 चीजें हैं आपकी, बड़ी आसान है। आप सबसे पहले हाउस सिग्निफिकेशन में जाओगे और 7वें भाव का सब लॉर्ड ले लीजिए, उसे हम कस्पल सब लॉर्ड बोलते हैं, वो नोट कर लिया। वो जो भी प्लेनेट है, सपोज जुपिटर है, अब प्लेनेट टेबल में जाएंगे और जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड और स्टार लॉर्ड नोट कर लेंगे। इतना आसान है ये। नहीं, अब क्या करना है आपको, वो 3 प्लेनेट आपके पास आ गए। हो सकता है वो 2 भी हो सकता है वो 1 भी हो, क्योंकि वही एक प्लेनेट है, उसका स्टार लॉर्ड भी वही हो सकता है, सब लॉर्ड भी वही हो सकता है। एक कोई भी प्लेनेट है उसका स्टार लॉर्ड डिफरेंट हो सकता है, सब लॉर्ड सेम हो सकता है, और कोई भी प्लेनेट है उसके तीनों अलग अलग हो सकते हैं, स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड। तो आप जब क्या करोगे, ये 3 आपके प्लेनेट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। कौन कौन से मिलने वाले हैं, एक कस्पल सब लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस, और उसी प्लेनेट का आपको स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड लेना है। तो इन तीनों के आप प्लेनेट सिग्निफिकेशन में हाउसेज नोट करोगे। कौन से में, प्लेनेट सिग्निफिकेशन आप देखोगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या बता रहा है, फाउंड आउट हाउसेज सिग्निफाइड बाई अबव 3 प्लेनेट। अबव 3 प्लेनेट कौन से हैं, 7th हाउस कस्पल सब लॉर्ड एक प्लेनेट हो गया। अब इस कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड और स्टार लॉर्ड यूजिंग प्लेनेट सिग्निफाइड। तो देखिए कितनी सिंपल सी टेक्निक है। और उनमें यदि ये भाव मैरिज वाले भाव आ जाते हैं तीनों में मिला मिलू के, तब उसकी मैरिज हो जाएगी। यदि ये वाले भाव आ जाते हैं लव मैरिज वाले, तो लव मैरिज हो जाएगी। यदि आपके नेबरहुड या रिलेटिव से लव मैरिज के आ जाते हैं तो आपका रिलेटिव या नेबरहुड में लव मैरिज हो जाएगी। ये वाले भाव आ जाते हैं तो उसकी आपकी
नेबरहुड में मैरिज हो जाएगी, 2 3 7 11 आ जाते हैं, 1 6 10 आते हैं, इनमें से कोई भी नहीं आता, तब वो डिनायल ऑफ मैरिज हो जाएगा। इनमें से कोई भी भाव नहीं आ रहा है और मगर 1 6 आ रहे हैं केवल, तो वो डिनायल ऑफ मैरिज का कॉम्बिनेशन बनने वाला है। इस तरीके से हम प्रॉमिस देख सकते हैं। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको कस्पल सब लॉर्ड देखना है 7th हाउस का, वो जो भी प्लेनेट है उसका नक्षत्र लॉर्ड और स्टार लॉर्ड देखने हैं। ये 3 ग्रह हो गए, 2 भी हो सकते हैं, ये 1 भी हो सकता है। इनके आपने प्लेनेट सिग्निफिकेशन देखने हैं, कौन कौन से हाउसेस को वो सिग्निफाई कर रहे हैं, उन सब हाउसेस को नोट कर लेंगे। ये तो मैंने आपको बताया थ्योरिटिकल, अब आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझें। प्रॉमिस ऑफ मैरिज मैं प्रैक्टिकली आपको निकाल के बता रहा हूं आपके सामने, और इसको ध्यान से समझ लें, नोट कर लें। इस तरीके से आप हर चीज का प्रॉमिस देख पाएंगे। मतलब केपी एस्ट्रोलॉजी का बेसिक आप आज की क्लास में सीख जाएंगे कि हम नौकरी लगेगी तो उसका प्रॉमिस कैसे देखेंगे, फॉरेन जाना है तो उसका प्रॉमिस कैसे देखेंगे। तो ये सारी चीजें आपको, इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिलेगी उसका प्रॉमिस कैसे देखेंगे, मकान आपका बनेगा उसका प्रॉमिस कैसे देखेंगे, तरीका सेम होगा, हाउस बदल जाएंगे। तो आप सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉमिस के लिए आपको क्या देखना है। फर्स्ट फाइंड कस्पल सबलॉर्ड ऑफ 7th हाउस यूजिंग हाउस सिग्निफिकेशन टेबल। देखिए मैंने अभी बताया था, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। फिर आपने क्या करना है, नक्षत्र लॉर्ड और स्टार लॉर्ड पता करना है ऑफ 7th हाउस कस्पल सबलॉर्ड यूजिंग प्लेनेट टेबल। ये दूसरी चीज अभी मैं करा चुका हूं, उसी को मैंने रिपीट किया है। नहीं, फाउंड आउट हाउस ए सिग्निफाइड बाई अबव 3 प्लैनेट्स मींस 7th। ये आ गया आपका, ये हमारी सबसे पहली वाली टेबल है। इसको ध्यान से समझिए, सभी 12 भावों के, ये एक पहला भाव है, दूसरा भाव है, तीसरा भाव है, चौथा भाव है। ये हाउस सिग्निफिकेशन टेबल है, इसको हम कस्पल टेबल बोलते हैं। इसके अंदर ये देखिए फर्स्ट हाउस का ये साइन लॉर्ड दे रखा है। फर्स्ट हाउस के अंदर जो भी साइन है उसका स्वामी, ये नक्षत्र लॉर्ड दे रखा है आपको उसका, और फर्स्ट हाउस का ये आपका कस्पल सब लॉर्ड यहां से पता चलेगा, ध्यान रखिएगा। ये टेबल आप किसी भी मोबाइल ऐप में जाओगे वहां पे अवेलेबल होगी, सभी 12 भावों के कस्पल सब लॉर्ड यहां से पता चलते हैं सारे। आखिर वाले में एस बी का मतलब है सब लॉर्ड, एनएल का मतलब है नक्षत्र लॉर्ड। अब 7वें भाव का हम सबसे पहले क्या नोट कर लेंगे, कस्पल सब लॉर्ड, जैसे इस केस में सूर्य हो गया। तो आपको क्या नोट करना है, फर्स्ट फाइंड कस्पल सब लॉर्ड ऑफ 7th हाउस यूजिंग हाउस सिग्निफिकेशन टेबल। ये हाउस सिग्निफिकेशन टेबल है, तो कस्पल सब लॉर्ड आपने यहाँ पे सन मार्क कर लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये दूसरी टेबल है, ध्यान से देखिएगा, ये प्लैनेट सिग्निफिकेशन टेबल है, प्लैनेट टेबल है। इस प्लैनेट में सभी ग्रहों के जितने भी ग्रह हैं उनके, जैसे सन है उसका ये साइन लॉर्ड दे रखा है, सन जिस राशि में है उसका स्वामी, सन जिस नक्षत्र में है उसका स्वामी, सन जिस सब लॉर्ड में है उसका स्वामी। तो जो आपने इसका सन का यहाँ से नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड आप पता कर लेंगे। तो देखिए कितना आसान है, 7वें भाव से रिलेटेड रिजल्ट देखना है तो 7वें भाव के अंदर जो इसका कस्पल सब लॉर्ड है वो नोट किया सन, और अब प्लेनेट टेबल में उस सन का आपको नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड नोट कर लेना है, वो आपका सैटर्न एंड जुपिटर हो गया। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कस्पल सब लॉर्ड एंड इट नक्षत्र लॉर्ड एंड सब लॉर्ड यूजिंग प्लेनेट सिग्निफिकेशन टेबल आप पता करेंगे। कस्पल सब लॉर्ड पता कर लिया, इसका नक्षत्र लॉर्ड एंड सब लॉर्ड प्लेनेट टेबल से पता करेंगे। यहाँ पे देखिए 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड ये हो गया सूर्य, ध्यान से देख लीजिए, कस्पल सब लॉर्ड सूर्य होगा। इस कस्पल सब लॉर्ड का सूर्य का इस कुंडली से आपने देखा तो नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया नक्षत्र लॉर्ड ऑफ सन इज सैटर्न। फिर आपने क्या करना है, इसी का आपको सब लॉर्ड लेना है, ये सब लॉर्ड हो गया सूर्य का, दैट इज जुपिटर, इसका सब लॉर्ड हो गया जुपिटर का। अब क्या करना है, ये तीनों नोट कर लिए आपने। अब हाउस सिग्निफिकेशन टेबल हम यूज करेंगे। हाउस सिग्निफिकेशन टेबल में बताऊंगा आपको कि सन किन किन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है। तो देखिए मैं नेक्स्ट उसमें बताता हूं आपको किन किन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है। ये मैंने वहां से नोट किए हैं, आपको मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट पेज पर है वो टेबल कि सन जो सिग्निफाई कर रहा है वो कर रहा है 6ठे, 11वें और 12वें भाव को। सैटर्न सिग्निफाई कर रहा है 11वें और 12वें भाव को। जुपिटर सिग्निफाई कर रहा है पहले, 5वें, 8वें, 10वें और 11वें भाव को। और ये मिला मिलू के तीनों जिन भावों को सिग्निफाई कर रहे हैं उनमें आया 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12 ये भाव आए आपके। अब मैं बता रहा हूं ये आए कहां से। ये सबसे पहले वो टेबल होगी जिसके अंदर हाउस सिग्निफिकेशन दे रखे हैं। अब ये देख लीजिए, ये हाउसेस के सिग्निफिकेशन है, ये आपके हाउसेस के जो भी है कस्पल लॉर्ड्स वगैरह दे रखे हैं।
नेक्स्ट नंबर पर ये अभी जो मैंने बताया था, ये प्लैनेट्स के सब लॉर्ड और लॉर्ड देखते हैं हम इसमें। अब ये वाली टेबल, ये कुंडली मैंने बना रखी है इस नेटिव की। ये केपी चार्ट है इस नेटिव का, और ये राशि चार्ट है जिसे हम जन्म कुंडली बोलते हैं, और ये केपी चार्ट है जिसे हम भाव चलित कुंडली बोलते हैं। यहाँ पर ये आ गया हाउस सिग्निफाइड बाई द प्लैनेट्स, इसको प्लैनेट सिग्निफिकेशन टेबल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लैनेट सिग्निफिकेशन टेबल। ये कस्पल टेबल है आपकी, ये हाउस सिग्निफिकेशन टेबल है, किस हाउस को कौन सी, ये प्लेनेट टेबल है। ये आपकी 4 टेबल सारे काम किए हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अब मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं जो मैंने पिछले पेज पर बताया था। मुझे इसकी मैरिज देखनी है। यहाँ से मैंने पिछले पेज पर आपको बताया था, कैसे देखा था कि 7वां भाव ये आ गया। देखिए यहाँ से मैं सिखा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझें। प्रॉमिस देखना है होगी या नहीं मैरिज। तो 7वां भाव का जो कस्पल सबलॉर्ड निकाला वो सूर्य हो गया, सन। सन को नोट कर लिया। अब आपको प्लैनेट्स वाले पार्ट में जाना है। दूसरे नंबर पर सन का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड ले लेना है, सैटर्न एंड जुपिटर। तो आपके काम के 3 प्लैनेट हो गए। 7वें भाव का कस्पल सब लॉर्ड सन, और सन का नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न एंड जुपिटर, ये 3 प्लैनेट हो गए। अब यहाँ से आप प्लैनेट सिग्निफिकेशन टेबल में सन के सिग्निफिकेशंस नोट कर लीजिए, 6, 11, 12 हैं जो मैंने पीछे नोट किए थे। फिर सैटर्न के नोट कर लीजिए, 11, 12 है। और फिर जुपिटर के नोट कर लीजिए, 1, 5, 8, 10, 11। ये आपको सब नजर आ रहे होंगे जो कि मैंने प्रीवियस उसमें नोट किए थे। देखिए मैं बता देता हूँ, ये सारे मैंने नोट किए थे। देखिए 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड सन है जिसमें 6, 11, 12 भाव आ रहे हैं। नक्षत्र लॉर्ड है सैटर्न, उसमें 11, 12 भाव आ रहे हैं। और सब लॉर्ड है सन जिसमें 1, 5, 8, 10, 11 भाव आ रहे हैं। इन सभी को मैंने एक साथ लिख दिया है। अब सन, सैटर्न और जुपिटर में जो जो भी भाव आ रहे हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12। अब ध्यान से देखिए, मैंने कुछ भावों को रेड किया है। 6, 1 और 10 ये रेड किए, और कुछ भावों को ग्रीन किया है। तो रेड वो किए हैं जो मैरिज के लिए नेगेटिव या नकारात्मक हाउसेज हैं, और ग्रीन उन्हें किया है जो मैरिज के लिए सकारात्मक या पॉजिटिव हाउसेज हैं। तो अब क्या आ रहा है, 7th हाउस में 5वां और 11वें भाव का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। तो 5वें भाव का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है तो ये लव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 11वें भाव का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये आपका लाभ भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों भाव एक्चुअली आपको आपने देखा था लव मैरिज वाले कॉम्बिनेशन में आते हैं। लव मैरिज में कौन कौन से कॉम्बिनेशन आते हैं, 2, 5, 7, 11। तो उनमें से 2 भाव 5 और 11 आ गए। इसका मतलब 5 एंड 11 इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो पर्सन की लव मैरिज होगी। और लव मैरिज होगी तो साथ साथ में क्या होगा, आपकी ये मैरिज होगी, लव मैरिज होने वाली है, बिकॉज 5वां और 11वां भाव है। मगर यहाँ पे 1, 6 और 10 भाव है, इसका मतलब बाद में भी कुछ मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। मगर अभी मैं आपको प्रॉमिस ऑफ मैरिज की बात कर रहा हूँ। तो ये नेटिव हमारे पास आता है यदि प्रॉब्लम लेके कि मेरी मैरिज होगी या नहीं होगी या डिले हो गई है, तो आप अब इस नेटिव को क्या बताएंगे कि आपकी लव मैरिज होगी। तो आप यहाँ पर इजीली, बहुत आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, जैसा मैं जनरली हमेशा करता हूं, कि हम किस तरीके से प्रॉमिस ऑफ मैरिज देखेंगे। अब 2 मिनट में मैं इसको समअप कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि अब 2 मिनट में प्रॉमिस देखना सीख जाएंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप, ये टेबल है जिसको हम कस्पल टेबल बोलते हैं। कस्पल टेबल में 7th हाउस पे जाइए, और 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड नोट कर लीजिए। ये एक प्लेनेट हो गया, सन नोट कर लीजिए, सन हो गया। अब आप प्लेनेट टेबल के अंदर जाइए और सन का आप नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड नोट कर लीजिए। वो हो गए सैटर्न और जुपिटर। तो आपके काम के 3 प्लेनेट हो गए यहाँ पे प्रॉमिस देखने में, सन, सैटर्न एंड जुपिटर, ये 3 प्लेनेट हो गए। अब आप क्या करेंगे, सन, सैटर्न और जुपिटर, इन तीनों में आप जाओगे, और यहाँ पर आप इन तीनों के जो भी हाउस सिग्निफाई कर रहे हैं प्लेनेट सिग्निफिकेशन टेबल में, वो नोट कर लेंगे। तो सन का 6, 11, 12 आ गया, यहीं से देख लीजिए 11वां भाव आ रहा है। फिर जुपिटर में गए तो 1, 5, 8, 10, 11 आ गया, तो यहाँ पे भी 5 और 11 आ रहा है। फिर सैटर्न पे गए तो 11 भाव आ गया। तो आप यहीं से देखकर बता देंगे कि ये प्रॉमिस हो गया। तो आप देखिए, अब मैं 1 मिनट भी नहीं लगा। तो इस तरीके से हम किसी भी नेटिव का प्रॉमिस देख सकते हैं। एक और दूसरी मैं आपको यहाँ पर टेक्निक बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। 7th भाव को कौन कौन से प्लेनेट सिग्निफाई कर रहे हैं उसे भी आप देख सकते हो। 7वें भाव को यहाँ पर जो ये हाउस सिग्निफिकेशन टेबल है इसमें मून एंड मरकरी सिग्निफाई कर रहे हैं। 7th हाउस को मून एंड मरकरी
ये मैं आपको अल्टरनेटिव प्रॉमिस दिखाना बता रहा हूँ। प्रॉमिस देखने का मेरा एक पार्ट खत्म हो चुका है। ये दूसरा पार्ट आप यूज ना भी करें तो चलेगा, मगर यूज करेंगे तो और ज्यादा एश्योर हो जाएगा कि सातवें भाव में जो प्लेनेट सिग्निफाई कर रहे हैं वो मून है और मरकरी है। अब सबसे पहले मून को पकड़ लीजिए उसी तरीके से। यहां पर मून का देखिए आप, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड। तो मून का नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है और सब लॉर्ड मार्स है। मून का नक्षत्र लॉर्ड मरकरी और सब लॉर्ड मार्स है। यहाँ पे मून को देखिए आप, तो मून आपका इसके अंदर 5 और 7 दो दो भाव आ रहे हैं। तो 5 और 7 मतलब मून भी मैरिज को सिग्निफाई कर रहा है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। फिर इसका सब लॉर्ड मार्स है, बहुत सॉरी मरकरी है नक्षत्र लॉर्ड। तो मरकरी में जाएंगे तो यहाँ पे 7वां भाव आ रहा है, ये भी मैरिज को सिग्निफाई कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप इसका जो सब लॉर्ड है मून का वो मार्स है, तो मार्स में जाएंगे तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे दूसरा भाव आ रहा है। इसका मतलब जो 7वें भाव को जो प्लेनेट सिग्निफाई कर रहा है मून, वो भी मैरिज को प्रॉमिस को जस्टिफाई कर रहा है। अब 7वें भाव को जो सिग्निफाई दूसरा प्लेनेट कर रहा है वो है मरकरी। मरकरी को भी चेक कर लेते हैं इसी तरीके से। तो मरकरी को आप यहाँ प्लेनेट टेबल के अंदर मरकरी का आप नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड देख लीजिएगा। मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड केतु है और सब लॉर्ड वीनस है। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं मरकरी क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो देखिए मरकरी के अंदर 7वां भाव आ रहा है, और इसके बाद आप इसके मरकरी के नक्षत्र लॉर्ड केतु पर चले जाते हैं। तो केतु के अंदर 11 12 भाव आ रहा है, आपको बहुत क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे ये 11वां भाव आ रहा है केतु में। तो केतु भी जस्टिफाई कर रहा है। फिर मरकरी का जो सब लॉर्ड है वीनस, वीनस को देख लेते हैं। वीनस में 3 8 11 भाव आ रहे हैं, तो 11वां भाव आ रहा है। तो 7वें भाव को जो दो प्लेनेट सिग्निफाई कर रहे हैं वो दोनों भी अपनी स्क्रिप्ट के अंदर 2 7 11 भावों का इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। इसका मतलब इस नेटिव की मैरिज पक्का 100% होने ही वाली है। अब ये और भी एश्योर हो गया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। क्या आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए, मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा, आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ या आपके कंसेप्ट क्लियर हुए, वो सभी बातें आप कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे मैं कमिंग वीडियोस में आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। आप इंतजार करें, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं प्रॉमिस के साथ ये देखूंगा कि कब नेटिव की मैरिज होगी। दशाओं को बताऊंगा, अंतर दशाओं को बताऊंगा, फिर मैं आपको ट्रांजिट को बताऊंगा। ये मैं पर्टिकुलर इवेंट पकड़कर आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिक कंसेप्ट हर एक इवेंट का ऐसा ही रहने वाला है। आपको जो भी इवेंट देखना है, जैसे मैंने आज समझाया है, आप मैरिज हटाकर कोई भी इवेंट इस तरीके से देख सकते हैं। उसके रेलिवेंट हाउसेस आप पता कर लीजिए, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखे हैं कि किस इवेंट से रिलेटेड कौन से हाउसेस होते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। मुझसे आसान तरीके से आपको केपी कोई भी नहीं बताएगा, सब बताएंगे, वो आपको कंफ्यूज कर देंगे। और पूरी आपकी यूट्यूब पर जितनी भी सीरीज आपको मिलेंगी उनमें इतना आसान और डिटेल तरीके से मुझे कोई भी नहीं मिला। मैंने आपको आसानी से बताने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरा प्रयास सक्सेसफुल होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।